केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के एक गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहड़ा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहड़ा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहड़ा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहड़ा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोना रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती,
पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहाँ। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं।
अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।